वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम फिर से एक मर्डर मिस्ट्री लेकर आ गए हैं जिसकी IMDb रेटिंग 8.7 है आउट ऑफ 10 और मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफी है कि ये मूवी कितनी बढ़िया है। तो एंडिंग तक आपको इतने सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपने शायद कहीं और ना देखे हों। मूवी हल्की सी कॉमेडी के साथ एक बेस्ट मर्डर मिस्ट्री भी है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मदुराई शहर को देखते हैं जहां शकुंतला नाम की एक औरत रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने हस्बैंड शेखरन के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखा रही होती है, क्योंकि पिछले 27 घंटे से ना शेखरन कहीं पर मिसिंग है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। आगे जब ऑफिसर्स उसकी कंप्लेंट लिख रहे होते हैं तब वो उससे पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है क्या। तो इस पर शकुंतला थ्यागू कहती है। अब ये सुनते ही वहां पर एक पुलिस ऑफिसर के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि थ्यागू बड़ा ही खतरनाक आदमी है जो कि लोगों को लोन देता है और लोन के पैसे ना मिलने पर वो किसी भी हद तक जा सकता है। पुलिस स्टेशन में थ्यागू की कई कंप्लेंट आ चुकी होती हैं दोस्तों, इसलिए पुलिस वालों को पहले से पता है। अब जब ऑफिसर शकुंतला की कंप्लेंट लिख ही रहा होता है तो वो उनसे कहता है थ्यागू बहुत खतरनाक आदमी है, क्या आप सच में उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती हैं। तभी पुलिस स्टेशन का हेड इंस्पेक्टर पारूथी वहां पर आ जाता है जो ये सभी बातें सुन लेता है और उस ऑफिसर को कहता है कि कोई कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कानून का डर उसको रहना चाहिए और जल्दी से उस थ्यागू को अरेस्ट करो। इतना कहकर पारूथी कंप्लेंट लिख देता है और शकुंतला को घर जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हम थ्यागू को देखते हैं जो कि अपने लोन के चक्कर में किसी आदमी को बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है और वो भी इस हद तक कि वो एक वक्त पर तो उसको मारने वाला होता है। तभी वहां पर पारूथी बीच में आ जाता है जो कि एक्चुअली शेखरन के मिसिंग होने के केस के लिए ही वहां पर आया है। लेकिन वहां कर तो वो देखता है कि यहाँ तो एक और क्राइम होने वाला था, जिसके बाद तो वो त्यागू के सभी लोगों की अच्छे से धुलाई करता है और सीधे जाकर त्यागू को अरेस्ट करने वाला होता है। लेकिन है तो ये मूवी ना दोस्तों, इतनी जल्दी हीरो विलन को कैसे अरेस्ट कर लेगा। तभी बीच में एक टकले एमएलए का कॉल आता है जो पारूथी से इनडायरेक्टली कहता है कि त्यागू मेरे लिए काम करता है, मैं त्यागू के लिए काम करता हूँ, इसीलिए तुम उसे अरेस्ट नहीं करोगे। जवाब में पारूथी ओके सर कह देता है। लेकिन अगले पल त्यागू को छोड़कर उसके सभी आदमियों को वो अरेस्ट भी कर लेता है। त्यागू को ना चाहते हुए भी अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए फिर पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। टकले एमएलए की बात भी सुन ली और अपनी मनमर्जी की भी कर ली। आगे पारूथी त्यागू के लोगों को पुलिस स्टेशन में कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है बिना दया दिखाए। जिसके बाद वो त्यागू के पास आता है और कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी चिल्लाने की आवाज इस पुलिस स्टेशन में गूंजे तो जल्दी से सच बता दो। पर त्यागू ऐसा विलन कह रहा होगा कि अबे मार तो मैं खा लूंगा लेकिन बताऊंगा तो एंडिंग में ही। इसके बाद पारूथी वहां से चला जाता है, क्योंकि विलन है तो क्या हुआ, कम से कम सबूत तो होने चाहिए अरेस्ट करने के लिए, जो कि इस वक्त उसके पास है नहीं। खैर आगे इनका 3rd डिग्री टॉर्चर काम होता है शुरू और तब त्यागू के आदमी इनको बता देते हैं कि शेखरन ने हमारे से 5 लाख रुपए लिए थे, जिसके इंटरेस्ट के साथ 8 लाख रुपए हो रहे थे। हालांकि उस दिन जिस दिन शेखरन गायब हुआ था उस दिन वो हमें 8 लाख रुपए देने आ रहा था, लेकिन त्यागू नहीं चाहता था कि शेखरन अपने लोन के 8 लाख चुका दे, क्योंकि त्यागू ने शेखरन के लोन के बदले उससे उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए हुए थे और लोन चुकाने के बाद उसे शेखरन को वो पेपर्स वापस देने पड़ते। लेकिन बात ये थी कि असल में टकलू एमएलए को उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था और उसे वो प्रॉपर्टी कैसे भी करके चाहिए थी। इसी वजह से उसने त्यागू से ये सारी चीजें कही थी कि तुम ऐसा करो जिसमें मतलब ऐसा हो जाए कि शेखरन अपने लोन के पैसे भी ना चुका पाए और फिर ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि त्यागू चाहता ही नहीं कि शेखरन लोन के पैसे वापस करे। तो पॉसिबिलिटी है कि इसी वजह से त्यागू ने शेखरन को बीच में किडनैप कर लिया हो या मरवा दिया हो। खैर ये अभी पॉसिबिलिटी है, आगे सुनिए। यहाँ इंस्पेक्टर की सबूत ढूंढने की सीरीज वापस शुरू होती है और इस बार पारूथी वही करता है जो कि हर क्रिमिनल मूवी में पुलिस ऑफिसर विक्टिम की मौत के बारे में पता लगाने के लिए करते हैं और वो विक्टिम के लास्ट कॉल्स के बारे में पता करता है कि विक्टिम मिसिंग होने से पहले किससे बात कर रहा था, कहाँ की लोकेशन थी वगैरह वगैरह। जहाँ पर पारूथी को पता चलता है कि शेखरन मिसिंग होने से पहले पूरे दिन त्यागू और उसके लोगों से बात कर रहा था, जिस बीच कुछ कॉल्स उसने अपने कस्टमर से भी बात की थी, क्योंकि शेखरन एक फोटोग्राफर था। आगे पारूथी को शकुंतला से शेखरन के उन सभी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि उसने उस दिन की थी। उस दिन मतलब जब वो त्यागू को पैसे देने जा रहा था। तब सबसे पहले शेखरन सुबह उठकर एक ज्वेलरी वाले के पास जाता है, जहां से वो अपने 5 लाख रुपए लेकर बैंक में जाता है। वहां से शेखरन अपने सेविंग अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकालता है, जो कि टोटल हो जाते हैं 7.5 लाख रुपए। जिसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, जिससे वो 50,000 रुपए और ले लेता है और टोटल हो जाते हैं 8 लाख। फिर उसने शकुंतला को कॉल करके ये कहा था कि मैं अभी ये 8 लाख त्यागू को देकर घर लौट जाऊंगा जल्दी। ये सारी बातें सुनने के बाद अब पारूथी सोचने लगता है कि यहाँ पर सब कुछ तो सही है, बस उस वक्त को छोड़कर जब शेखरन ने अपने दोस्त से 50,000 रुपए लिए थे और उसी के कुछ समय के बाद शेखरन का आखिरी कॉल शकुंतला को आया था। यानी कि उसी समय में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे शेखरन अभी भी मिसिंग है। पारूथी इस केस को सुलझाने के लिए और छानबीन करता है गहराई से और तब उसको पता चलता है कि अपने दोस्त से पैसे लेने के बाद शेखरन ने वहीं पर एक चाय वाले से चाय भी पी थी, जिसके बाद उसने पास के बार्बर की दुकान में जाकर शेविंग करवाई थी। पारूथी भी उस चाय वाले से पूछताछ करता है, जिससे वैसे उसको ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता। तो उसके बाद वो
बार्बर के पास जाकर पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि जब शेखरन शेव करने के लिए आया था तब उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा था जो कि उससे पैसे मांग रहा था। जिसके बाद तो शेखरन ने कॉल वाले आदमी से ये भी कहा था कि तुम शॉप के बाहर व्हाइट कार में बैठ जाओ, और फिर शेखरन उस कार में बैठकर चला भी गया। अब यहाँ ये बात काफी हद तक सच भी लग रही होती है, क्योंकि वहाँ पर ना शेखरन की स्कूटी भी है जिस पर धूल जमी हुई है, यानी कि लगभग 2 दिनों से उसे किसी ने छुआ ही नहीं, उसे किसी स्कूटी को। और ये भी क्लियर है कि शेखरन उसी स्कूटी से इस जगह पर आया होगा, यानी कि शेखरन अगर यहाँ से गया है तो किसी और गाड़ी में ही बैठकर गया है, ये भी पक्का हो गया। खैर आगे पारुथी जब बार्बर से और पूछता है कि क्या तुम उस गाड़ी का नंबर बता सकते हो, तो बार्बर कहता है कि देखो मुझे गाड़ी का नंबर तो याद नहीं, बस ये याद है कि वो व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो थी। अगर वो गाड़ी मुझे वापस दिख जाए तो हाँ, मैं उसको पहचान लूंगा। पारुथी वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन लौट आता है और सोचने लगता है कि कहीं वो गाड़ी त्यागू की तो नहीं है, जिसे शायद त्यागू ने शेखरन को पिकअप करने के लिए भेजा होगा। लेकिन दोस्तों ये अभी वो सोच रहा होता है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। अब उसी दिन पारुथी के हाथ एक और बड़ा सबूत लगता है, जिसमें उसे शेखरन का मिसिंग फोन त्यागू के एक आदमी चंदू के घर पर मिल जाता है। जिसके बाद तो चंदू की जो हालत होती है ना, वो देखकर तो मुझे भी दया आ गई सच में। पारुथी चंदू से पूछता है कि तू तो कह रहा था कि तूने शेखरन का किडनैप नहीं किया, तो उसका फोन तेरे पास कैसे चलकर आ गया है क्या? चंदू कहता है सर मुझे ये फोन बस एक दिन पहले हमारे डंपिंग यार्ड में मिला था, इसीलिए मैंने इसका सिम निकालकर इसमें अपना सिम लगा दिया और अपनी वाइफ को यूज करने के लिए दे दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये फोन शेखरन का है। अब बताओ, एक दिन किसी अनजान का फोन यूज करने के लिए आप मुझे इतना मारोगे? अब पारुथी कहता है बेटा मारना तो मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, लेकिन तेरी बात में थोड़ा दम लग रहा है मुझे। अगर तू शेखरन को किडनैप किया होता तब तो तू सबूत मिटाने की कोशिश करता। हाँ मैं जानता हूँ कि तेरा चेहरा गधे जैसा है, लेकिन इतनी गधे वाली हरकत तो कभी नहीं करेगा कि जिसे किडनैप किया उसी का फोन अपने पास रखकर यूज कर लिया। इसके बाद दोस्तों पारुथी उस जगह पर आ जाता है जहाँ उसको पता ही नहीं चलता है कि शेखरन का किडनैप कैसे हुआ। वो बड़ी कंफ्यूजन में होता है। अब ये केस पूरी तरह पारुथी का दिमाग हिला देता है कि तभी उसके पास एक और मर्डर केस आ जाता है, जो कि पार्वती नाम की एक यंग लड़की का है, जहाँ पार्वती की मौत जबरदस्ती दम घुटने की वजह से हुई है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाएगी दोस्तों, इसीलिए दिमाग का थोड़ा बत्ती जला लीजिए आप लोग। आगे पारुथी जब पार्वती की डेड बॉडी को देखता है तब उसको देखकर पता चलता है कि पार्वती की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। ओके, लेकिन उसका दम घोटने के लिए किलर ने पार्वती की ही मेडिकल पॉलिथीन, जिसमें पार्वती कुछ दवाइयां या सामान वगैरह लेकर जा रही थी, उसने उसी पॉलिथीन को पार्वती के सर के पास लपेटा और उसे पार्वती का दम घोट दिया और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर पार्वती के पिता धर्मराज से पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है, जिसका जवाब होता है नहीं, किसी पर नहीं। अब पार्वती उस गैराज में जाता है जहाँ पर पार्वती अपनी स्कूटी पार्क किया करती थी, वहाँ से वो अपने रेस्टोरेंट के लिए काम के लिए चले जाती थी। गैराज के ओनर से पार्वती को पता चलता है कि उस रात पार्वती की स्कूटी काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो ओनर पार्वती को एक ऑटो रिक्शा में बैठा दिया, जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा से अपने घर चली गई। आगे पार्वती किसी तरह उस ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढ निकालता है जिसने पार्वती को उस दिन पिकअप किया था। एंड जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उस रात पार्वती ने बीच रास्ते में ही ऑटो रुकवा दिया था, क्योंकि उसे वहां के स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट खिलाना था। जिस दौरान पार्वती ने देखा कि उससे थोड़ी दूरी पर एक आदमी मास्क पहना हुआ है और वो उन डॉग्स को मीट खिला रहा है। साथ ही साथ डॉग्स बहुत ही अग्रेसिव भी लग रहे हैं, जिस पर पार्वती ने उस आदमी से कहा कि अरे डॉग्स को इतना मीट मत दो, वो मीट देखकर अग्रेसिव हो जाते हैं। एंड ये कहकर पार्वती वहां से चली गई। फिर ऑटो वाले ने पार्वती को उसके घर छोड़ दिया। यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि ऑटो वाले ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर किया किसने? अब ये पता करते हुए पार्वती को पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट में पार्वती काम किया करती थी, वहाँ का एक वर्कर पार्वती को बहुत पसंद करता था, बिल्कुल अपने डर मूवी के शाहरुख खान जैसा। अब जिसने डर मूवी नहीं देखी तो उसको मैं बता दूं कि वो लड़की से इस तरह प्यार करता था कि उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी हद तक मतलब किसी भी हद तक, बिल्कुल एक साइको की तरह। अब ये सुनकर पार्वती को लगता है कि भैया किलर तो मिल गया, इस पागल आशिक को पकड़ो, इसी ने मारा होगा। लेकिन जैसे पार्वती अपनी टीम के साथ उस पागल आशिक को पकड़ने जाता है, उसे उनके घर पर उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि बता रही है कि उसने अपनी जान ले ली। इसी बीच उसके हाथों में पार्वती के मर्डर की न्यूज़पेपर होती है, जो कि बता रहा है कि उसने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वह पार्वती के मरने की खबर को सुनकर सदमे में चला गया। यहाँ पर फिर से डेड एंड आ जाता है, जहाँ पर पार्वती को पता ही नहीं चलता कि भाई कौन कर रहा है ये, अब वो किस पर शक करे, उसको बहुत कंफ्यूजन होती है। तभी पार्वती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि पार्वती मरने से पहले 45 दिन की प्रेग्नेंट थी, जिस बारे में धर्मराज ने पार्वती को नहीं बताया था। एंड जब पार्वती धर्मराज से पार्वती के किसी बॉयफ्रेंड वगैरह की बात करता है तो धर्मराज कहता है कि देखो मेरी बेटी का कोई लवर या बॉयफ्रेंड था ही नहीं। लेकिन तब पार्वती के एक दोस्त से पार्वती को पता चलता है कि पार्वती का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो प्यार करती थी, उसका नाम था कंठस्वामी। अब पार्वती जब उस मेडिकल पॉलिथीन का पता लगाता है जिसके जरिए पार्वती को मारा गया था, तब उसको पता चलता है कि कंठस्वामी नाम के एक मेडिकल शॉप वाले ने ही
उसे वो बैग दिया था। जिसके बाद वो कंड स्वामी को अरेस्ट करता है और उसे मारते हुए सब कुछ सच बताने को कहता है। एंड तब हमको पता चलता है कि यही कंड स्वामी पार्वती का बॉयफ्रेंड था और दोनों ने बिना फैमिली वालों को बताए कुछ हफ्ते पहले कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। यहाँ तक कि पार्वती के पेट में भी कंड स्वामी का ही बच्चा था। कंड स्वामी पार्वती से कहने लग जाता है कि मैं क्यों पार्वती को मारूंगा, बताओ, वो तो मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा उसके पेट में था। और ये बात सच भी है दोस्तों। फिर पार्वती को एक बहुत ही सडन चीज नोटिस होती है। वो ध्यान देता है कि शेखरन के कॉल्स को अगर चेक किया जाए तो हमें पता चलता है कि अच्छा, आप सोच रहे होंगे शेखरन कौन? अरे पहले वाला मर्डर केस यार, भूल तो नहीं गए। एंड यहाँ से हमको पता चलता है कि जब शेखरन शेव करवाकर बार्बर के शॉप पर गया था तब उसे वहां पर उसके कस्टमर्स का कॉल आ रहा था, क्योंकि शेखरन एक फोटोग्राफर था। लेकिन दोस्तों बार्बर ने पार्वती को पहले क्या कहा था, याद है आपको? कि शेखरन को उस वक्त लोन माफिया का कॉल आ रहा था जो उससे अपने पैसे मांग रहा था। यानी कि बार्बर ने पार्वती को झूठ कहा। जिसके बाद तो पार्वती उस बार्बर को अरेस्ट कर लेता है और उसे बुरी तरह मारते हुए सब कुछ सच बताने को कहता है। एंड इसके बाद हमें मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि बार्बर ही वो है जिसने शेखरन और पार्वती को मारा, जिसकी कहानी बहुत ही ट्रेजिक होती है दोस्तों। तो होता यह है कि जब बार्बर शेखरन को शेव दे रहा था, मतलब शेव कर रहा था, तो गलती से वो छींक देता है और बार्बर के हाथ में रखे ब्लेड से शेखरन के गले की नस कट जाती है, जिससे शेखरन की वहीं पर मौत हो जाती है। एंड ये आपको बता दूं कि ये सब कुछ पूरी तरह कोइंसिडेंस हुआ था। अब ये देखकर बार्बर तो बुरी तरह रोने लग जाता है कि ये मेरे हाथों क्या हो गया। जिसके बाद वो खुद को बचाने के लिए बहुत गलत रास्ता चुनता है। वो शेखरन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उन्हें सड़क के कुत्तों को खिलाने लग जाता है ताकि कोई सबूत ही ना बचे। जिस दौरान उस रात जब पार्वती ने किसी आदमी को सड़क के कुत्तों को मीट खिलाते हुए देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि बार्बर ही था जो शेखरन के डेड बॉडी की मीट कुत्तों को खिला रहा था। अब बताओ यार, यहाँ बार्बर तो इतना भोला भाला था, लेकिन बताओ एक कोइंसिडेंस की वजह से उसने इतनी बड़ी गलती कर डाली। लेकिन उसी रात जब पार्वती फिर से उस आदमी को किसी एक जगह पर कुछ मीट के टुकड़े दफनाते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि पक्का ये कोई क्रिमिनल है। बार्बर शेखरन के मीट को कुछ जगह पे दफना भी रहा था, क्योंकि कुत्ता पूरा मीट थोड़ी खाएंगे, पूरा इंसान खाने में तो टाइम लग जाएगा। एंड इसी वक्त बार्बर ने पार्वती को देख लिया एंड तब उसने वो बड़ी गलती कर दी जिसके लिए वो हमेशा क्रिमिनल बन गया। उसने देखा कि पार्वती ने उसको देख लिया, इसलिए उसने पार्वती को भी जान से मार दिया, जिसके लिए उसने उसके ही मेडिकल पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल किया, उसका दम घोटकर उसे मार दिया। और ये बैग किसने दिया था? कंड स्वामी ने उसको दिया था। इस तरह बार्बर ने ना चाहते हुए भी 2 जनों की जान ले ली और 2 घरों की हमेशा के लिए खुशी छीन ली। बार्बर अपनी इस गलती के लिए बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसका कभी ऐसा करने का कोई इंटेंशन था नहीं, लेकिन बताओ हालातों ने उसको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। यार अगर वो पहले जब गलती से उससे ब्लेड लग गई थी तो वो पहले ही अपना पुलिस में जाकर बता देता ना कि मुझसे ऐसा हो गया, तो शायद वो छूट सकता था। बाकी दोस्तों मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।